जैसे ही शाह फैसल को खबर हुई कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो इन्होंने तमाम अरब के लीडर्स को अपने साथ मिला लिया और अमेरिका को क्रूड ऑयल देने से इनकार कर दिया। जैसे ही किंग फैसल ने ऑयल बंद किया, अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। शाह फैसल ने अमेरिका की वो हालत कर दी कि वो लोग मुसलमानों से भीख मांगने की हालत में आ गए। भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई है। अमेरिका ने ऐसी साजिशें की हैं कि इसकी अपने ही लोग इसकी जान ले लेते हैं। बिल्कुल ट्रू। I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. You can take your security council. Here you are. I'm going. ओ भाई साहब बड़ा फिल्मी सीन ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਿਊਟ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੈਲਿਊਟ ਯੂ ਫॉर योर ਸਰਵਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਜੰਗਾਂ ਰਕਵਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਾਰ ਰਕਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਡ ਅਸਲ 'ਚ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੋਦੀ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਟਰੰਪ 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 ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਧਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਦੱਸ ਐਨੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ, ਹਾਊ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਸਟਰੋਇਜ਼ ਬਰੇਵ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਮਰਾਨ खान ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, आजो। तो क्या हुआ जब अमेरिका ने सऊदीया के एक बादशाह को फलस्तीन की सपोर्ट करने पर अपनी ही रॉयल फैमिली के हाथों मौत के घाट उतरवा दिया था। और क्या होता है जब अमेरिका की बात ना मानने पर अपने ही मुल्क के गद्दार लोग बहादुर लीडर्स को कत्ल कर देते हैं। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका के खिलाफ बोलकर कत्ल किए जाने वाले ब्रेव मुस्लिम लीडर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज। दोस्तों शाह फैसल सऊदी अरब के किंग थे। इन्होंने 1964 से लेकर 1975 तक सऊदी अरब पर हुकूमत की। शाह फैसल ना सिर्फ एक मजबूत और ताकतवर लीडर साबित हुए बल्कि इनके पास ऐसी अमेजिंग स्ट्रेटजीज थी कि इन्होंने अमेरिका तक को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। किंग फैसल फलस्तीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इवन इनकी वजह से सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन 1973 में इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान एक जंग हुई थी जिसका नाम किपोर वार था। वैसे तो इस जंग को इजिप्ट और सीरिया लीड कर रहे थे, लेकिन इन्हें अंदरूनी तौर पर सऊदी अरब की फुल सपोर्ट हासिल थी। इवन के हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि इसराइल सफ़े हस्ती से नापैद होने के करीब आ गया था। लेकिन उस वक्त अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया और जंग में कूद पड़ा। जैसे ही शाह फैसल को खबर हुई कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो इन्होंने तमाम अरब के लीडर्स को अपने साथ मिला लिया और अमेरिका को क्रूड ऑयल देने से इनकार कर दिया। जैसे ही किंग फैसल ने ऑयल बंद किया, अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। शाह फैसल ने अमेरिका की वो हालत कर दी कि वो लोग मुसलमानों से भीख मांगने की हालत में आ गए क्योंकि पूरे नॉर्थ अमेरिका का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तबाह हो गया था। बादशाह के सिर्फ एक कदम से अमेरिका की इकोनॉमी को इतना बड़ा धचका लगा कि इसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। वेल पहले तो पूरे अमेरिका ने इनके आगे घुटने टेक दिए, लेकिन इन लोगों को समझ आ गई थी कि ये बंदा अमेरिका को तबाह कर सकता है। वेल जिस दौर में शाह फैसल की अमेरिका से नाचाकियां चल रही थी, उस वक्त इनके एक सौतेले भाई का बेटा जिसका नाम भी फैसल ही था, वो तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका में ही रहता था। इस सऊदी शहजादे का वालिद जो कि किंग फैसल का सौतेला बड़ा भाई था, वो कुछ खानदानी मसाइल की वजह से शाह फैसल से अक्सर नाराज रहता था।
अपने सौतेले भाई की नफरत की वजह से उस सौतेले भाई का बेटा जो कि अमेरिका में रहता था वो भी बादशाह से नफरत करता था। इवन ये हमेशा अमेरिका की हमायत में ही बोलता था। जब अमेरिका ने देखा कि ये अपने चचा का साथ देने की बजाय इनका साथ दे रहा है तो इन्होंने इसी को मोहरा बनाकर शाह फैसल के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया। इन्होंने सबसे पहले एक इजरायली एजेंट को हायर किया जिसने सबसे पहले अमेरिका में रहने वाले इस ਜਦੋਂ ਵੀ शहजादे से ਕੌਮਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਆਪਦੇ ਹੀ गद्दार बनते हैं। दोस्ती करके इसका एतबार हासिल किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी किंग फैसल से नफरत को इतना बढ़ा दिया कि वो किंग को कत्ल करने की हद तक पहुंच गया। 25 मार्च 1975 को जब किंग फैसल अपने महल में दरबारियों से मुलाकात करने के लिए आए तो इनका भतीजा भी वहीं पर मौजूद था। जैसे ही शाह फैसल अपने भतीजे से मिलने के लिए इसकी तरफ बढ़े इसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिए और सीधा इन्हें गोलियां मारना शुरू कर दी। इस गद्दार ने शाह फैसल को ऐसे गोलियां मारी कि वो मौके पर ही शहीद हो गए। खैर इस मुनाफिक को फौरन अरेस्ट कर लिया गया था और बाद में इसका सर कलम कर दिया गया था, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका अपने इरादों में कामयाब हो गया और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को एक जांबाज लीडर से हाथ धोना पड़ा। कर्नल गद्दाफी। दोस्तों कर्नल गद्दाफी लीबिया के लीडर थे। इन्होंने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया पर हुकूमत की और इस दौर में इन्होंने लीबिया को दुनिया का एक ऐसा मजबूत और ताकतवर मुल्क बना दिया था कि पूरी दुनिया में इस लीडर का बोलबाला हो गया। इन्होंने अपनी कौम के लिए जितना कुछ किया इतना शायद ही दुनिया के किसी और लीडर ने किया होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि गद्दाफी के दौर में लीबिया के हर घर में बिजली, पानी और गैस बिल्कुल फ्री थी। इवन लोगों के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन भी बिल्कुल मुफ्त थी। अगर आज के दौर की बात की जाए तो आज भी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इतना तरक्की याफ्ता हो जो कि अपने शहरियों को इतनी ज्यादा सहूलियात फराहम कर सके जितनी लीबिया ने उस दौर में की हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लीबिया में अगर कोई बंदा कारोबार शुरू करना चाहता या गाड़ी लेना चाहता तो इसके आधे पैसे गवर्नमेंट देती थी। लेकिन लीबिया को इतना कुछ देने के बावजूद भी इसके लोगों ने अपने लीडर की कदर नहीं की और अमेरिका के साथ मिलकर अपने ही हाथों से इन्हें शहीद कर दिया। असल में लीबिया के पास तेल के बहुत बड़े ज़खायर थे और कर्नल गद्दाफी ने तमाम बैरून मुल्क की ऑयल कंपनीज को अपने मुल्क में आकर तेल निकालने से मना कर दिया था। इन ममालिक में अमेरिका भी शामिल था और अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो रही थी। लेकिन अमेरिका के लिए इससे भी ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त बात यह थी कि लीबिया के पास 143 टन गोल्ड के रिजर्व थे और कर्नल गद्दाफी इससे पूरे अफ्रीका के अंदर अपनी एक नई करेंसी बनाना चाहते थे। अगर अफ्रीका के अंदर एक नई करेंसी बन जाती तो अमेरिकन इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ना था और लोगों ने डॉलर में ट्रेड छोड़ देनी थी। ये हमेशा अमेरिका को ललकारते और अमेरिका के किसी भी रूल को नहीं मानते थे। लेकिन 2010 में लीबिया के अंदर इकोनॉमी थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई जिसके चलते शहरियों ने गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे करना शुरू कर दिए। अमेरिका ने इस नाचाकी का भरपूर फायदा उठाते हुए लीबिया के शहरियों के दिल में बगावत के बीज बोना शुरू कर दिए। इन्होंने अपने नुमाइंदे लीबिया में भेजे और इस तरह इन एजेंट्स ने लीबिया के शहरियों के साथ मिलकर कर्नल गद्दाफी के खिलाफ एक नई गवर्नमेंट बना ली। इन एजेंट्स ने मुल्क के अंदर ये झूठी खबर फैला दी कि गद्दाफी लोगों को रोकने के लिए शहरियों का कत्ले आम करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि मार्च 2011 में यूनाइटेड नेशन ने नेटो को लीबिया पर हमला करने की इजाजत दे दी ताकि वो कर्नल गद्दाफी को पकड़ लें और लीबिया के लोगों को गद्दाफी से बचा सके। 6 महीनों तक ये लोग कर्नल गद्दाफी को ढूंढते रहे लेकिन गद्दाफी की आर्मी इन्हें छुपाने में कामयाब रही। दुनिया के सिर्फ 2-3% लोगों के चार्ट के अंदर राजयोग यानी कि 4, 5 और 6 नंबर आते हैं जिसको गोल्डन योग भी बोला। आखिरकार अक्टूबर 2011 में इन्होंने कर्नल गद्दाफी की लोकेशन ट्रेस कर लिए और जब ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो इन्हें पकड़ लिया गया। कर्नल गद्दाफी को अपने ही मुल्क के लोगों ने इतनी बेदर्दी से मारा कि इसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। पहले इनके जिस्म के सबसे नाजुक हिस्सों पर गोलियां मारी गईं और फिर इनके सीने में गोलियां मारकर इन्हें शहीद कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें शहीद करने के बाद एक रेगिस्तान में दफन किया गया जहां किसी को इनकी कब्र भी नहीं मिल सकी। बहरहाल जो भी हो, लीबिया आज भी कर्नल गद्दाफी की मौत का खमियाजा भुगत रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो। दोस्तों आप में से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि भुट्टो को नहीं जानता होगा,
पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही रखी थी। 1971 में इन्हें पाकिस्तान का सदर मुंतखब किया गया, लेकिन ये बमुश्किल 2 साल ही मुल्क की भागदौड़ संभाल सके। इसके बाद 1973 में पाकिस्तान के अंदर एक नया लॉ पास हुआ और इसके तहत इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 4 साल तक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से पाकिस्तान के लिए खिदमत सरअंजाम दी। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी भुट्टो ने ही रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का मंसूबा भी भुट्टो ने ही पेश किया था और यही मेन वजह थी जिसके चलते भुट्टो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। असल में जुल्फिकार अली भुट्टो अमेरिका की नजरों में पहले दिन से ही खटकते थे। इन्हें हमेशा भुट्टो से डर लगा रहता था, क्योंकि भुट्टो की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अमेरिका की पपेट नहीं थे और ना ही कभी इनकी असूलों पर चलते थे। यहाँ तक कि भुट्टो अरब मुल्क के हुक्मरानों को भी अक्सर इस बात पर कायल करते कि वो अपने तेल के जखायर को मगरबी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ये इतने निडर थे कि खुलेआम यूएन में जाकर बोल दिया कि हम गुलाम नहीं बनेंगे बल्कि वी विल फाइट। अमेरिका को पता चल गया था कि ये बंदा किसी के काबू नहीं आ सकता। इवन भुट्टो तो अरब मुमालिक का पैसा भी पाकिस्तान में ही लाना चाहते थे ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके और तमाम मुसलमान मुल्क मिलकर मगरिब की ताकतों का मुकाबला कर सकें। लेकिन जब भुट्टो ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने का इरादा किया तो अमेरिका से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने अपना एक वफ्द भुट्टो के पास भेजा जिसका कहना था कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फैसला तर्क कर दे, लेकिन भुट्टो ने इसे खरी खरी सुनाकर वापस भेज दिया। अब अमेरिका भुट्टो से छुटकारा चाहता था। वेल इस दौर में नवाब अहमद खान नाम के एक पॉलिटिकल लीडर थे जिनकी भुट्टो से बिल्कुल नहीं बनती थी। ये दोनों कभी भी एक फैसले पर मुत्तफिक नहीं होते थे। अमेरिका ने इसी का फायदा उठाकर नवाब अहमद खान को कत्ल करवा दिया ताकि सबका शक जुल्फिकार अली भुट्टो पर जाए और फिर ऐसा ही हुआ। नवाब अहमद खान के बेटे और घर वालों ने भुट्टो के खिलाफ FIR कटवा दी, जिसकी वजह से इन्हें न सिर्फ जेल जाना पड़ा बल्कि मुल्की सदारत से भी हाथ धोना पड़ा। 2 साल तक भुट्टो पर नवाब अहमद खान के कत्ल का केस चलता रहा और इस दौरान इन्होंने अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमरीकियों ने इन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसी साजिशें की हुई थी कि ये बुरी तरह फंस चुके थे। आखिरकार फरवरी 1979 में भुट्टो को फांसी की तख्त पर चढ़ा दिया गया। तारीख गवाह है कि आज तक जिस सियासी लीडर ने भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई है, अमेरिका ने ऐसी साजिशें की हैं कि इसकी अपने ही लोग इसकी जान ले लेते हैं। बिल्कुल ट्रू। I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. Even भाई अगर देखा साहब जाए तो बड़ा फिल्मी सीन सीगा यार। ये कितों उठ के आए सीगे भाई साहब। मौजूदा दौर में इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब इमरान खान ने अमेरिका का गुलाम बनने से इनकार कर दिया तो अपने ही मुल्क के रखवालों ने न सिर्फ इन्हें प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटाकर जेल में बंद कर दिया, बल्कि जब भी कोई आम बंदा भी इसके खिलाफ बोलता है तो इसे गायब कर दिया जाता है। ओके गाइस, इसी की एक वीडियो एंड ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆ ਭੁੱਟੋ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲਿਟਰਲੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਸੋ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ
that subscribe। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ